Hello students, today I have taken a practical from the content of liquidators final statement of account. तो अब आपके सामने देख रहे हो एक प्रॉपर प्रैक्टिकल दे रखा है और जैसे हमें क्या प्रिपेयर करना होगा, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, अब आपको क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करना पड़ेगा एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड कर लिया, उसके पॉइंट्स को ग्रैप कर लिया, फिर आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले कि आपके पास 10,000 प्रोफेशंस है ऑफ ₹10 ईच इतने का दे रखा है। फिर आपके पास 5,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपीज़ ईच, जिसमें से 1,000 रुपये भी पेंडिंग है, तो वैल्यू कितनी हो गई 49,000 हो गई। नेक्स्ट इस 10,000 इक्विटी शेयर्स 10 के थे, जिसमें से 5 पर शेयर पेड अप। पेड अप का मतलब कि कंपनी ने शेयर होल्डर से 10 में से 5 पे मांग चुके हैं, तो उसके हिसाब से उनको कितना मिल चुका है 50,000। एंड सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, दैट इज़ 20,000 टू 10 का एक शेयर था। कंपनी ने अभी तक उस 10 रुपये में से सिर्फ कितने रुपए मांगे हैं 3 रुपये, तो दैट मीन्स 20 इंटू 3 इज इक्वल्स टू हाउ मच 60,000। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब आपको यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, बैंक लोन दे रखा है। क्या दिया है देखिए यहाँ पे बैंक लोन, उसके बगल में क्या दे रखा है, रॉ मटेरियल एज सिक्योरिटी। तो आपने देखा कि हमने बैंक ने जो लोन दिया था वो कितने का दिया, 38,000 का दिया है कि नहीं दिया है। लेकिन जो चीज़ सिक्योरिटी में रखी है और उसकी वैल्यूएशन किया जाए तो कितने रुपए हो रहा है, देखिए यहाँ पे रियलाइजेशन वर एज अंडर रॉ मटेरियल रियलाइज बाय बैंक कितने का हो गया 30,000। मतलब क्या हुआ कि बैंक ने लोन दिया कंपनी को 38,000 का, और इसके बदले में जो रॉ मटेरियल गिरवी रखा गया था वो बिका सिर्फ कितने का 30,000 का। दैट मीन्स बैंक के अभी भी 8,000 रुपये क्या है फंस गए हैं, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। नीचे देखिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के नाम से अलग से दे रखा है, प्रोफेशनल क्रेडिटर्स 1200, फिर अदर क्रेडिटर्स है कितने के 1,01,800। दैट मीन्स कि कंपनी जब लिक्विडेट हो जाएगी तो सारे एसेट्स को रिलाइज करने के बाद इनका हमें क्या करना होगा, पेमेंट करना पड़ेगा। एंड देयर आफ्टर इट इज़ गिवन दैट कि हमारे पास देखिएगा ये वैल्यूएशन दे रखे हैं, कैश की वैल्यू दे रखी है, रॉ मटेरियल की वैल्यू, इन्वेंट्रीज, अदर एसेट्स। दैट मीन्स कंपनी के पास जब लिक्विडेट हो रहे थे तो ये एसेट्स की वैल्यूएशन गिवन थी, कितने में बिक रहा है अभी ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। देर आफ्टर इन द नेक्स्ट लाइन देखिए यहाँ पे देखा है रियलाइजेशन वर एज अंडर, अब ये दे रखा है रियलाइज वैल्यू, यानी कि जब हमने एसेट्स को बेचना स्टार्ट किया तो वो चीज़ कितने में बिकी। तो जो रॉ मटेरियल था वो था कितने का 50 का 30 में लिखा, लेकिन वो भी कौन था, किसके पास था, वो बैंक के पास था, तो अभी इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और अदर इन्वेंट्रीज थे वो कितने की बिकी 80,000 के, और अदर एसेट्स थे वो कितने के बिक गए 20,000 के। दिस इज बीइंग द वैल्यू ऑफ रियलाइज वैल्यू। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ये एसेट्स रियलाइज में आता है। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, रेमुनेशन ऑफ लिक्विडेटर कितने का हो गया 1,000 एंड 3% ऑफ द अमाउंट ऑफ द एसेट रियलाइज बिन। मतलब क्या है, जो लिक्विडेटर ने अपना रेमुनेशन चार्ज करेगा वो कितना कहा है कि हमको 1,000 रुपये तो फिक्स चाहिए। साथ ही में जितना भी हमने एसेट्स को बेचा है उसकी जो वैल्यू होगी उसका 3% मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये भी हम सॉल्व कर लेंगे। अब आगे क्या दे रखा है, अदर कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस कितने रुपए 11,000 हम पे कर देंगे। लिक्विडेटर्स हैव इक्वल राइट्स ऑफ रिफंड ऑफ कैपिटल एंड कॉल्स वर मेड एज फॉलो। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो अपने बचे हुए कॉल्स का कंपनी वो पैसा मांग सकती है वो शेयर होल्डर से। अब शेयर होल्डर के ऊपर होता है कि वो कितना पैसा दे वगैरह, जो भी केस हो सकता है, लेकिन अभी कंपनी ने कहा कि अपने बचे हुए पैसे दे दो, जिसमें से 10,000 जो इक्विटी शेयर्स थे उस पर कितने रुपए उसको मिले 3 रुपये मिले, और दूसरी चीज़ क्या है 20,000 इक्विटी शेयर्स थे उस पर कितने मिले इनको 5 रुपीज़। तो दिस इज बीइंग द कॉल अमाउंट रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। तो लेट्स स्टार्ट विद आर कंटेंट। अब आपको देखिए मैंने क्वेश्चन सबको समझा दिया। स्पेसिमेन आपको पता ही है कि लेफ्ट साइड पे हम सारे एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, उनकी रियलाइज वैल्यू को लेते हैं, अमाउंट रिसीव फ्रॉम जो आपके क्या नाम है कॉल्स की वैल्यू होती है, और नेक्स्ट चीज़ द सरप्लस अमाउंट फ्रॉम द फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। बस ये 3 चीज़ आती है। एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी राइट द वैल्यूज ऑफ द पेमेंट्स विच हैव टू मेड इन द स्पेसिफिक ऑर्डर। ये ध्यान रखिएगा कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर कंटेंट। अब आप देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। मैंने एक स्पेसिमेन बना दिया एंड राइटिंग द वैल्यूज लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले हेडिंग क्या लिखी, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। देन लेफ्ट में रिसिप्ट, एस्टिमेटेड वैल्यू, रियलाइज वैल्यू, पेमेंट एंड अमाउंट। ये आपका फॉर्मेट होता है। क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था कि एसेट्स की वैल्यू देखिए जो दे रखा है वो सब हमने दे दिया। कैश की रियलाइज वैल्यू नहीं दे रखी, तो आपको पता ही है कि कैश की रियलाइज वैल्यू हमेशा क्या होती है, फुल। भाई 5,000 का हमने क्या रुपए हैं, वो चाहे पुरानी करेंसी में हो या नई करेंसी में हो, उसकी वैल्यूशन क्या रहेगी, सेम। तो हमने देखिए सेम लिख दिया। अदर इन्वेंट्रीज क्या कह रहा था, कितने में बिकी थी 80,000 में थे, और अदर एसेट्स 145 के थे, उसके लिए हमें सिर्फ कितने मिले 20,000 रुपये। आपको इससे मतलब नहीं है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बस आपको इससे मतलब होता है कि कौन सा पैसा कितना आपसे रियलाइज़ हुआ।
रही बात कंपनी का जो प्रॉफिट या नुकसान की जो वहाँ पे दे रखा ना, प्रॉफिट लॉस दे रखा था, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे प्लेस करने के बाद नेक्स्ट चीज़ जो हम प्लेस करेंगे दैट इज़ अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉल्स लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉल्स, ये पॉइंट लिख देंगे। इतना करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे आपको बता ही रखा है कि हमने इसकी कैलकुलेशन कैसे की है। मैंने इसका नोट दे रखा है। भाई 10,000 इक्विटी शेयर्स थे 5, जिसमें से 5 रुपये ड्यू हो गए। उसी 5 रुपये में से कंपनी ने कितने रुपये मांग लिए? 3 रुपये। तो कितने रुपये, और क्योंकि शेयर होल्डर वालों ने दे दिया तो कितने रुपये मिल गए? 30,000 रुपये मिल गए। फिर दूसरी चीज़, जब 20,000 इक्विटी शेयर्स थे 10 पे 3 कॉल्ड हो चुका था, यानी कंपनी ने 3 रुपये या शेयर होल्डर ने 3 रुपये उनको पेमेंट कर दिया था, तो 7 रुपये अभी भी ड्यू है। तो आप कितने रुपये बचे आपके? उन्होंने, कंपनी ने शेयर होल्डर से 5 रुपये और मांग लिए, तो शेयर होल्डर ने 5 रुपये और पे कर दिया था आउट ऑफ 7 रुपीज़। तो 20,000 टू 5 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 1 लाख। दैट मीन्स सारी कॉल्स को अगर मिला दिया जाए तो हमें कितने रुपये मिले? 1,30,000। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू राइट दिस वैल्यू ऑल्सो इन आर लिक्विडेटर स्टेटमेंट अकाउंट। आप देख सकते हो कि देखिए यहाँ पे भी हमने उन वैल्यूज़ को क्या कर दिया है? प्लेस कर दिया है, एंड वी गेट द टोटल एज 2,35,000। अब कंपनी के पास कितने रुपए आ गए? 2,35,000 रुपये आ गए। अब इसको एक लाइन से, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट से इनको क्या करना है? पेमेंट करना स्टार्ट करना है, एंड वी विल गो इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। अब ध्यान रखिएगा, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। लिक्विडेटर का रेमिशन देना है, उसने कहा था 1,000 रुपये लेंगे तो 1,000 रुपये वो दे ही देंगे। दूसरी क्या बात थी कि उसने कहा था कि अमाउंट रियलाइज्ड बाय हिम, उसका 3% मांग रहा था। तो उसने देखा जाए अदर इन्वेंट्रीज और अदर एसेट्स से यही दो रियलाइज़ की। जो रॉ मटेरियल को रियलाइज़ किया गया था जो कि 30 में बिका था, 50 का 30 में, उसको इसलिए हमने नहीं इंक्लूड किया क्योंकि वो रियलाइज़ किसने किया था? बैंक ने। तो हमें उसकी कोई भी इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमने सिर्फ किसको इंक्लूड किया? 80 + 20 इक्वल्स टू हाउ मच? 1 लाख। ये आपकी कितनी होगी? 1 लाख का 3% कितना हो गया? 3,000 रुपये, और उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपके पास अकाउंट में पैसा कितना है? 2,35,000, जिसमें से अभी आपने 4,000 रुपये दे दिया, तो अभी आपके पास पैसे बचे हैं। तो नेक्स्ट ऑर्डर में कौन से होते हैं आपके? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। डिबेंचर्स यहाँ दे नहीं रखे, तो हमने किसको ले लिया है? डायरेक्टली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को ले लिया है। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में देखो सबसे पहले कौन आया? पार्शियल क्रेडिटर्स। वही कौन है? बैंक वाले हैं। अब बैंक ने लोन दिया था कितने का? 38,000 का, लेकिन जो एसेट्स को गिरवी रखा था उसकी वैल्यूएशन कितनी हुई? 30,000 रुपये। तो उनका 8,000 का नुकसान हो गया, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ गए? 8,000 एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये आ गया। बाकी ये दो वैल्यूएशन आपको दी ही हुई थी क्वेश्चन में, तो इनका अगर हम टोटल करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ गया? 1,11,000। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। अब ध्यान रखिएगा, आपके पास पैसा कितना है? 2,35,000। आपने 4,000 का पेमेंट कर दिया, तो ये भी आराम से हो गया। उसके बाद आपके पास 1,11,000 का पेमेंट करना था, वो भी आप इजीली आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आपका ये पैसा बच गया। अब वो पैसा बच गया, वो किसको चाहता है वापस? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और इक्विटी शेयर होल्डर्स को वापस चलाता है। तो सबसे पहले किसको दिया जाता है पैसा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ऑब्वियसली, तभी तो इनका प्रेफरेंशियल राइट होता है कि एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन दे आर लाइबल टू पे द सम और रिसीव द सम बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, यही इनका बेनिफिट होता है। तो इनको जो बचा हुआ पैसा था उसमें से हमने कितने रुपए दे दिए? 1 लाख रुपए और दे दिए। अब आप टोटल करो, देखो कितने रुपए हम दे चुके हैं। 1 लाख का ये दिया और 1 लाख ये, तो 2,11,000 ये और 4, तो 2,25,000 हम लोगों ने क्या कर दिया है? पेमेंट कर दिया है। तो अब जो हमारे पास बाकी बचा, जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है, वो हम ऑटोमेटिकली किसको दे देंगे? इक्विटी शेयर्स को। ऑल दो इक्विटी शेयर्स का पैसा ज़्यादा ड्यू था, लेकिन हम सिर्फ उनको कितना देंगे? जितना बैलेंस उनका बचा हुआ है, बस हम उतना ही उनको क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। अब आपको पता चल गया कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आगे कोई भी डाउट होता है, यू कैन इजली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।